आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। सुनिए, ध्यान दीजिए। डेनमार्क की राजधानी कहां है? कहां है? कोपेनहेगन। ठीक है। अब देखिए आप कि भारत या विश्व में, जैसे आप इस चीज को आप अपने पे थोड़ा सा लीजिए, जैसे आप आज जिस अवस्था में हैं, हमेशा इस अवस्था में थोड़े थे, ना थे ना आगे होंगे, नहीं होंगे। तो आप जन्म लिए होंगे नंगा पंगा, धीरे धीरे जो है, यानी आपको वस्त्र पहनाया गया होगा, धीरे धीरे आप एट फर्स्ट तो गोदी में होंगे, फिर उसके बाद आप गोदी से नीचे उतरे होंगे, फिर आप घुड़कना सीखे होंगे, चलना सीखे होंगे, दौड़ना सीखे, बोलना सीखे, सब कुछ सीखे धीरे धीरे। तो वैसे ही सभ्यताओं का जो विकास हुआ है क्रमवार तरीका से हुआ है। सभ्यताओं का जो विकास हुआ है, सभ्यताओं का विकास काफी क्रमवार तरीका से हुआ है। पहली सभ्यता पाषाण युगीन सभ्यता थी। उस समय पाषाण यानी पत्थर से बने उपकरण होते थे, लोग उसी से शिकार करते थे। फिर आगे चलकर कांस्य युगीन सभ्यता का उदय हुआ, फिर आगे चलकर लौह युगीन सभ्यता का उदय हुआ। जैसे आप समझिएगा इतिहास, भारत का इतिहास, जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं उसमें भी आप पाषाण युग को पढ़ते हैं। पाषाण युग के बाद आप हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, और हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं और उसके उत्खनन से कांसा की प्राप्ति भारी मात्रा में हुई है, कांसा की प्राप्ति भारी मात्रा में हुई है। इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। फिर हड़प्पा के बाद वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का सामान्य काल 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। इसी बीच में 1000 ईस्वी पूर्व में लोहा की खोज हुई। तो वैदिक युगीन सभ्यता को आप, या वैदिक सभ्यता को लौह युगीन सभ्यता भी आप कह सकते हैं। तो देख रहे हैं, सबसे पहले पाषाण, फिर कांस्य और फिर लोहा, मतलब क्रमवार तरीका से सभ्यताओं का विकास हुआ। पाषाण युगीन में पत्थर से बने औजार, कांस्य युगीन हड़प्पा सभ्यता, कांसा के प्रमाण मिले हैं। लौह युगीन में लोहा के बने औजार मिले हैं। पाषाण युग, हड़प्पा, वैदिक। तो हम इस चीज को डिस्क्राइब कर रहे थे। अब आते हैं मूल क्वेश्चन पे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। एक यूरोपीय पुरातत्वविद हुए थॉमसन, उन्होंने ही, और एक बात आप यहां जानिए, जो संग्रहालय होता है, जो म्यूजियम होता है, संग्रहालय या म्यूजियम में प्राचीन कालीन वस्तुओं को रखा जाता है। लोग म्यूजियम देखने जाते हैं, देखते हैं कि हाँ ये अकबर का कुछ है, अकबर का अभिलेख है, ये सिकंदर का तलवार है,
ये महाराणा प्रताप का तलवार है। यही सब तो होता है संग्रहालय में, संग्रहालय में यही सब तो होता है। तो थॉमसन ने ही कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री को पाषाण, कांस और लोह युग में विभाजन किया था। मतलब थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय में कहा कि ये पाषाण युगीन पुरातत्वविद है, और पाषाण युगीन पुरातात्विक साक्ष्य है। पाषाण युगीन पुरातात्विक साक्ष्य है, ये कांस्य युगीन पुरातात्विक साक्ष्य है, ये लोह युगीन पुरातात्विक साक्ष्य है। इस प्रकार का विभाजन थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने, मतलब ये पाषाण युग के वस्तु है, ये हड़प्पा काल के वस्तु है, ये वैदिक काल की वस्तु है। कुछ समझ पाए हैं? आंसर होगा थॉमसन। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? देखिए, भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक वैदिक सभ्यता है, और भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में जो एक वैदिक सभ्यता है, उस वैदिक सभ्यता का निर्माता है आर्य। आर्य लोग, वैदिक सभ्यता के निर्माता है आर्य। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य हैं। अब आर्य भारत के मूल निवासी थे या कहीं और से आए थे? ईरान से आए थे, तिब्बत से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, कहां से आए थे? इसको लेकर विद्वानों के बीच विवाद है। कोई आम कहता है, कोई इमली कहता है, कोई कटहल कहता है। कोई कहता है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से आए थे, कोई कहता है तिब्बत से आए थे, कोई कहता है मध्य एशिया से आए थे। लेकिन अत्यधिक प्रमाण इस बात का मिलता है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। परंतु अगर हम ऋग्वेद पर विश्वास करें तो ऋग्वेद तो यह कहता है कि आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र के थे। आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र के थे। सप्त सैंधव क्षेत्र मतलब 7 नदियों की भूमि, और 7 नदियों की भूमि मतलब सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती। लेकिन अधिकतर विद्वान इस बात से सहमत हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे, और आर्यों का आगमन ईरान होते हुए भारत हुआ था, और आर्य लोग पशुचारक थे। इस बात की सूचना हमें एशिया माइनर अर्थात तुर्की, एशिया माइनर के बोगाज कोई अभिलेख से मिलता है। एशिया माइनर के बोगाज कोई अभिलेख से मिलता है। एशिया माइनर का बोगाज कोई अभिलेख अगर देखा जाए तो एशिया माइनर का जो बोगाज कोई अभिलेख है वो 1400 ईस्वी पूर्व का है, 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है, और वैदिक सभ्यता का कार्यकाल है 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। और बोगाज कोई अभिलेख में 4 वैदिक कालीन देवी देवताओं की चर्चा मिलती है। जैसे आज का देवी देवता है देवी दुर्गा देवी, काली देवी, सरस्वती देवी, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, भगवान राम, भगवान कृष्ण। वैदिक कालीन देवी देवता हुआ करते थे इंद्र, मित्र, नासत्य, अदिति, उषा, इला। ये सभी वैदिक का, मुंह पर से हाथ हटा लीजिए बाबू, अच्छा से सुनिए। वैदिक कालीन देवी देवता हुआ करते थे अदिति, इला, उषा, मित्र, इंद्र, वरुण। तो ये जो वैदिक कालीन देवी देवता है, इन वैदिक कालीन देवी देवताओं में 4 वैदिक कालीन देवताओं की चर्चा बोगाज कोई अभिलेख में है
मित्र ना सत्य इंद्र वरुण, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं बोगाज कोई अभिलेख में जो वर्णन है देवी देवताओं का वो वैदिक कालीन देवी देवता है, और बोगाज कोई अभिलेख ही ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। आंसर हो जाएगा बोगाज कोई। मानसेहरा अभिलेख, सहबाजगढ़ी अभिलेख अशोक का अभिलेख है। अशोक का सहबाजगढ़ी अभिलेख पाकिस्तान के पेशावर से मिला है। अशोक का मानसेहरा अभिलेख पाकिस्तान के हजारा से मिला है। और अशोक के ये दोनों अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। और आगे ऑप्शन में जूनागढ़ अभिलेख है, शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में वर्णित अभिलेख है। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों की चर्चा है। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए, मौर्य साम्राज्य के प्रथम और संस्थापक शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ उसका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ उसका बेटा अशोक। जब बिंदुसार राजा हुआ करते थे तो उसका बेटा अशोक उज्जैन के गवर्नर या राज्यपाल हुआ करते थे। उज्जैन के उपराजा हुआ करते थे। उज्जैन के उपराजा हुआ करते थे। और उज्जैन के उपराजा होते हुए ही अशोक ने अवंती महाजनपद को जीत करके मौर्य साम्राज्य में मिलाने का काम किया। यही सब चीज तो अशोक को बिंदुसार का उत्तराधिकारी बनाने में मदद किया, जबकि बिंदुसार यह चाहता था कि उसका उत्तराधिकारी उसका बड़ा बेटा बने। लेकिन अशोक बिंदुसार का बड़ा बेटा नहीं था, परंतु अशोक योग्य था। कभी भी बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बड़ी बेटी, छोटी बेटी कुछ नहीं देखना चाहिए। जो योग्य होगा वो उत्तराधिकारी बनेगा। और अगर आप योग्य हैं तो अपनी योग्यता के बल पर उत्तराधिकारी बन सकते हैं। अशोक योग्य था, सब भाई को मार दिया, काम खत्म, बन गया राजा। इतिहास आपको आपके प्रारंभिक कार्यों से याद नहीं रखता है, इतिहास आपके अंतिम कार्य से याद रखता है। अशोक प्रारंभ में हिंसक था, बाद में एकदम परम संत बन गया, शांतिवादी नीति को अपना लिया। अशोक को आज हम लोग शांतिवादी नीति के तौर पर ही याद करते हैं। अशोक से ये बात समझिए, मतलब शुरुआत आपका कैसा भी हो, अंत शानदार होना चाहिए। शुरुआत तो हर कोई जोश जुनून के साथ करता है, अंत हर किसी का अच्छा नहीं हो पाता है। मतलब हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, कुल मिलाकर के पटना आए हैं, खाली हाथ नहीं जाना है। खाली हाथ कौन जाता है? जो मेहनत नहीं करता है, जो सही मार्गदर्शन में पढ़ाई नहीं करता है, जो ईमानदारी से अनुशासित होकर के मेहनत नहीं करता। कोई भी बच्चा ईमानदारी से अनुशासित होकर के मेहनत करे, राहुल मुंगेरिया जैसा नहीं, बल्कि विकास गुप्ता जैसा, चुन्नू जैसा, मुकुंजा जैसा, मनोज जैसा ईमानदारी से अगर मेहनत करे तो जैसे ये लोग जॉब लेकर के गए हैं, आप भी जा सकते हैं। अब ठीक है, अशोक ने जीता। अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक अवंती को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। इस बात की जानकारी अगर देखा जाए, अशोक अवंती को जीतकर अपने पिता के साम्राज्य बिंदुसार के साम्राज्य में मिलाया था, इस बात की जानकारी हमें बुद्ध घोष की समंत पासादिका से मिलता है। बुद्ध घोष की सामंत पासादिका से मिलता है।
ऐसे अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र की हम लोग बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बेशक बृहद रूप में जानकारी देता है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के प्रधानमंत्री तो कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त ही हुआ करते थे। और मौर्य साम्राज्य को मौर्य साम्राज्य बनाने में तो बड़ा योगदान चाणक्य का ही रहा है। उनकी रचना से तो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती ही है। पाणिनि का अष्टाध्यायी यह एक व्याकरण ग्रंथ, पतंजलि का महाभाष्य, यह पुस्तक हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी देता। शुंग वंश और शुंग वंश के संस्थापक और प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। उसके अश्वमेघ यज्ञ करवाने को लेकर जानकारी पतंजलि का महाभाष्य देता है। पतंजलि का महाभाष्य देता है। और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पतंजलि ने ही पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेघ यज्ञ करवाया। और पतंजलि को ही योग दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। भारत में जिस षड दर्शन की संकल्पना की गई है, उस षड दर्शन में जो योग दर्शन है, योग दर्शन का प्रतिपादक पतंजलि को ही माना जाता है। आज के डेट में योग के प्रति योग 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 करे योग रहे निरोग, योग के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने को लेकर प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, इसमें केंद्र की मोदी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। उसके पहल से ही जो है ये कार्य हुए। मोदी जी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, समझ गए। मोदी जी अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से समाप्त किए, उसके बाद आतंकवादी घटना सब रुक गया, बहुत कुछ किए हैं मोदी जी। तुम लोग शांत रहो। नहीं, तुरंत बोल दी पागल है। बताइए आप क्या चाहते हैं? पागल बनना चाहते हैं? गलत चीज है, मतलब स्टूडेंट है यार आप। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक क्षेत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? यानी पहला चैत जो होता है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार कौन सा दिन होता है? 22 मार्च या 21 मार्च, 22 मार्च या 21 मार्च। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन गलत है? विदेशी यात्री और भारत भ्रमण। फाहियान, फाहियान फा प्लस हियान से मिलकर बना है। फा का मतलब धर्म, हियान का मतलब आचार्य। यानी फाहियान का शाब्दिक अर्थ होता है धर्माचार्य, धर्माचार्य। ये चीनी बौद्ध यात्री था, चीनी बौद्ध यात्री था। तो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों की यात्रा या भ्रमण करने को लेकर ये भारत आए थे। ये भारत गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे। और भारत में 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रहे हैं, ये सही है। इनका भारत भ्रमण वर्ष यही है। वेनसोंग हौसे हर्षवर्धन, वर्धन वंश के सबसे महान शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसोंग नामक चीनी बौद्ध यात्री का भारत आगमन हुआ। वे 629 ईस्वी में भारत की यात्रा को लेकर निकले थे, 630 में पहुंचे, 644 तक भारत में रहे, पुनः वापस अपने देश लौट गए। तो 629 से 645 भारत भ्रमण यात्रा वेनसोंग का था, यह भी सही है। और वेनसोंग को यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किए थे, अध्यापन भी करवाए थे। और जब वे नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, उस समय वहां के आचार्य थे आचार्य तिलभद्र, वहां के कुलपति थे आचार्य तिलभद्र। सही है ये भी। कित सिंह, यह भी चीनी यात्री था, 679 से 695 ईस्वी के बीच भारत भ्रमण पर रहे हैं, सही है। अल मसूदी 957 में भारत आया था, सही है ये भी। इस समय भारत में राजपूतों का राज था और राजपूत राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार वंश इस समय
शक्तिशाली तौर पर शासन कर रहे थे, उसी समय अल मसूदी भारत आए थे। एकदम ये भी सही है, सब सही है, कोई गलत है ये नहीं। उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, जावा, सुमात्रा से। देखिए बाबू, प्राचीन काल में जब आप जाइएगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कनु वंश, इन सभी राजवंशों का शासन बिहार में रहा है। और सिर्फ इन सभी राजवंशों ही नहीं बल्कि पाल वंश और सेन वंश का शासन भी बिहार में रहा है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल के बारे में हमने आपको बतलाया, जनता ने उन्हें चुना था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल, वही पाल वंश बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। पाल वंश में कई शासक हुए, लेकिन पाल शासकों में एक नाम आता है देवपाल का। पाल शासकों में एक नाम आता है देवपाल का। देवपाल पाल वंश के महान शासकों में से एक थे, और देवपाल का संबंध इंडोनेशिया के जावा सुमात्रा के शासक पालपुत्र देव के साथ था। जब पाल वंश के शासक देवपाल हुआ करते थे, उस समय इंडोनेशिया के जावा सुमात्रा द्वीप पर शैलेंद्र वंश का शासन था। शैलेंद्र वंश, जब बिहार में पाल वंश का शासन था, तो इंडोनेशिया के जावा सुमात्रा में शैलेंद्र वंश का शासन था। और जब देवपाल शासक हुआ करते थे बिहार के पाल वंश के अंतर्गत, तो इंडोनेशिया के जावा सुमात्रा के शैलेंद्र वंशीय शासक हुआ करते थे कौन? बालपुत्र देव। उन्होंने पाल शासक देवपाल से अनुमति लेकर बिहार के नालंदा में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। जो जानकारी हमें ताम्रपत्र लेख देता है, यानी इस प्रकार हम यह बात कह सकते हैं कि जो ताम्रपत्र लेख है वह हमें यह जानकारी देता है कि प्राचीन काल में बिहार के शासकों का संबंध इंडोनेशिया के जावा सुमात्रा जैसे द्वीप पर शासन करने वाले राजाओं के साथ था। सामान्य तौर पर देखिए, बिहार को नीचा करके दिखलाया जाता है, लेकिन हाल फिलहाल में कोई मेरे पास वीडियो आया, उसमें कोई कॉमेडियन था, स्टैंड अप कॉमेडियन या जो भी था, वो जो है, कोई बोला हम बिहार से हैं, तो उसको बोलता नीचे बैठो नीचे। ये जो है बिहारियों का अपमान है, और बिहारियों का अपमान कदापि नहीं होनी चाहिए। इसका एक तरोताजा उदाहरण देते हैं बाबू सोना। अभी हाल फिलहाल में 2023 में जातीय जनगणना बिहार ने करवाया, और जातीय जनगणना की बात संसद के सदनों में 1994 ईस्वी में श्री नीतीश कुमार जी ने उठाया था, और जातीय जनगणना की बात 1996 ईस्वी में श्री लालू प्रसाद यादव जी ने उठाया था। और 2011 में लालू जी के प्रयास से ही जातीय जनगणना को लेकर पहल भी हुआ। और जब बिहार में नीतीश जी तेजस्वी जी के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, तो बिहार में जातीय जनगणना हुआ। और हाल में केंद्र की मोदी सरकार की राजनीतिक कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया, पूरे भारतवर्ष का जातीय जनगणना करवाया जाएगा, पूरे भारतवर्ष का जातीय जनगणना करवाया जाएगा। और मतलब समझिए, बिहार की नीतियों पर मुहर केंद्र की मोदी सरकार भी लगा रहा है। उस बिहार को नीचा करके दिखाया जाता, कहां तक उचित है।
कहीं से उचित है? एकदम उचित नहीं। बिहारियों के पास जो दिमाग है वो किसी को हो जाएगा? क्या बात करते हैं। बिहारी तो बिहार की मिट्टी में, बिहार के पानी में ऐसा कुछ है, दूसरे जगह के लोगों को दिमाग दे दिया है बिहार की मिट्टी, बिहार का पानी, और बिहारियों को नीचे करके दिखलाया जाता है। नीतीश कुमार की योजना है नल जल योजना, उसको केंद्र की मोदी सरकार भी केंद्रीय स्तर पर लागू किया है। जो काम बिहार में पहले होता है वो काम बाद में जाकर पूरे भारतवर्ष में होता है, और चंगू पंगू, लफुआ, निकम्मा, निर्लज, पतित बिहारियों को अपमानित करता है। आंसर जावा, सुमात्रा। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार की टिप्पणी की थी? देखिए, दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी तक अनेकों सुल्तान हुए। उन सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हुए। ज्यादा शिक्षा भी उचित नहीं होता है। ज्यादा खाना, ज्यादा पानी, ज्यादा कुछ भी उचित नहीं होता है। ज्यादा पढ़ लिया था बेचारा, समझे, तो ज्यादा शिक्षा भी उचित नहीं होता है, समझे। ज्यादा पढ़ लिया था, ज्यादा दिमाग लगाता था, और ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में उस सुल्तान से प्रजा नाराज रहता था। काम ही ऐसा करता था, जनता खुश हो जाता था ना, परेशान रहता था। जनता के चेहरा पे खुशी काहे है? कुछ ऐसा करे कि जनता को कष्ट हो। वो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक भाग्यशाली नहीं था। जहां सोना में हाथ रखता था ना, वो कोयला बन जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक जनता को बहुत प्रताड़ित किया अपनी नीतियों के तहत। तो सामान्य तौर पर जब कोई मरता है, शोक संवेदना व्यक्त करता है, चाहे वो कितना भी बुरा इंसान हो, एक बार मुंह से जरूर निकलता है, अच्छे आदमी था। भले से अच्छे आदमी था, अच्छा आदमी था, ये अलग थी। अच्छा आदमी था, अच्छे आदमी था, दोनों में बड़ी अंतर है। वर्ड एक ही है, बोलने के तरीका में अंतर हुआ, दोनों में बड़ी अंतर हो गया। तो बदायूनी मध्यकालीन इतिहासकार हुआ करते थे। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के क्रियाकलापों का उल्लेख करते हुए उनके निधन पर यह लिखा, अंततः राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपनी राजा से। यह स्टेटमेंट मोहम्मद बिन तुगलक के लिए लिखा गया है बदायूनी के द्वारा। मध्यम मार्ग को अपनाइए बाबू, मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग, एकदम मध्यम मार्ग को अपनाइए। हर चीज में परेशान करना है किसी को, ज्यादा नहीं। इतना परेशान नहीं कर देना है कि बच्चा फांसी लटका ले, ऐसा भी ना हो, समझ गए। हाल फिलहाल में हुआ है। मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? मांडू के जहाज महल का निर्माण सुल्तान महमूद ने करवाया था। सुल्तान महमूद ने करवाया था, जिसको गयासुद्दीन खिलजी के नाम से भी जाना जाता है। और जहाज महल एक प्रकार का हरम था। हरम, 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 हरम था। हरम में क्या होता है? तो हरम में महिलाएं रहती है, किन्नर रहती है या रहता है, और वहां पर जाकर शासक जो है अपना समय बिताता है। राजा वहां पर जाकर अपना समय बिताता था।
निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है गोल गुंबद बीजापुर। और जो गोल गुंबद बीजापुर है, यह बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। मकबरा, जैसे हिंदू धर्म में लोग जो मरता है उसको जो उसका जो अंतिम संस्कार होता है वहां स्मारक बनाया जाता है। राजघाट, चैत्रा भूमि, किसान घाट, ये सब स्मारक है। उसी प्रकार इस्लाम धर्म के लोग जब मरते हैं तो उनके लिए जो विशेष स्मारक बनाया जाता है उसी को मकबरा कहा जाता है। तो बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है गोल गुंबद, और गोल गुंबद संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है। एक बात बताइए बाबू, शेरशाह का मकबरा सासाराम में ही कौन बनाया था जानते हैं? शेरशाह सूरी अपने बनाया था। इसके निर्माण कार्य को पूरा तो नहीं कर पाया था, लेकिन वो अपने बनाया था, क्योंकि उसको अपने बेटा सब पर भी विश्वास नहीं था। क्यों बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो मरने से पहले ही अपना मकबरा बना लिया, अच्छे किया। जामा मस्जिद दिल्ली में ही बनाया है शाहजहां। कौन बनाया है? शाहजहां। जामा मस्जिद दिल्ली ही नहीं बल्कि आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, ये सब बनाए हैं। और उन्हें ही, उनके शासनकाल को ही मुगल काल के संदर्भ में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो है मोहम्मद बिन तुगलक संभवतः बनवाया है। निम्नलिखित सूफी शाखाओं के किस एक में संगीत निषिद्ध था? यानी संगीत पर पाबंदी थी। संगीत पर पाबंदी पूरी तरीका से अगर देखा जाए तो नक्शबंदी संप्रदाय में था। नक्शबंदी संप्रदाय में था। और जो नक्शबंदी संप्रदाय है, इस संप्रदाय की स्थापना भारत में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने किया था। और इस संप्रदाय को मुगल बादशाह औरंगजेब मानता था, और इसी वजह से औरंगजेब भी अपने शासनकाल के समय संगीत पर पाबंदी लगा दिया था। और इस संप्रदाय का एक लक्ष्य था भारत का इस्लामीकरण करना, और इस संप्रदाय को मानने की वजह से ही औरंगजेब भारत का इस्लामीकरण करने को लेकर प्रेरित हुआ था। लेकिन औरंगजेब को अपने पूर्वजों का बात मानना चाहिए था। औरंगजेब के पिता शाहजहां, शाहजहां के पिता जहांगीर, जहांगीर के पिता अकबर, अकबर के पिता हुमायूं, हुमायूं के पिता बाबर। बाबर जब मृत्यु की सैया पर लेटे हुआ था तो बाबर अपने बेटा हुमायूं को कुछ संदेश दिया था और कहा था कि बाबू, अगर भारत का बादशाह बन के रहना है, हिंदुओं से मिलजुल कर रहना, गाय का मांस मत खाना, गाय को मत काटना। हुमायूं हद तक माना। हुमायूं के बाद अकबर पूरा माना। अकबर हिंदुओं के साथ अच्छा संबंध बना के रखा, क्योंकि भारत ऐसा नहीं है कि भारत में आज हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। नहीं, भारत में शुरू से ही हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। तो अकबर माना, महान हो गया। औरंगजेब नहीं माना। तो उसको इतिहास एक रूढ़िवादी शासक के तौर पर याद करता है, जिंदा पीर के तौर पर याद करता है। तो कभी भी अपने पूर्वजों की बात को जरूर मानना चाहिए। यह संदेश हम आपको देना चाह रहे हैं। बूढ़े बुजुर्ग जो कहावत कहकर चले गए हैं उसमें सच्चाई है। अधजल गगड़ी छलकत जाए, नाच न आबे आंगन टेर, मैं करे कुटन पिसन बेटा के नाम दुर्गादत्त। बूढ़े बुजुर्गों का यह कहावत है, एकदम मानना है। और फाइनली यही कहेंगे, सब चीज में मध्यम मार्ग को अपनाइए, नहीं तो आपका भी औरंगजेब वाला हाल होगा। इतिहास आपको सही वे में याद नहीं करेगा। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? देखिए, औरंगजेब
ऐसे तो 14 भाई बहन था, लेकिन 7 गो मर गया था, जिंदा 7 गो था, 4 भाई 3 गो बहन। तो औरंगजेब की बड़ी बहन थी जहां आरा, और औरंगजेब की बड़ी बहन जहां आरा तथा औरंगजेब की अन्य बहनों में रोशन आरा, गोहन आरा, ये सब औरंगजेब की बहन थी। औरंगजेब की बड़ी बहन जो जहां आरा थी, जहां आरा विदुषी महिला थी, विद्वान महिला थी। जहां आरा की योग्यता की वजह से औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज्जमानी तथा पादशाह बेगम का उपाधि प्रदान किया था। पादशाह बेगम का उपाधि प्रदान किया था औरंगजेब अपनी बड़ी बहन जहां आरा को, दोनों उपाधि प्रदान किया था। जबकि जहां आरा, जब औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध हो रहा था, उस उत्तराधिकारी के युद्ध में जहां आरा दारा सिकोह का साथ दे रही थी, लेकिन फिर भी जहां आरा को औरंगजेब ने सम्मानित किया सिर्फ उसके बुद्धिमता की वजह से, सिर्फ उसके विद्वान होने की वजह से, सिर्फ उसकी योग्यता की वजह से। अटल बिहारी वाजपेयी इतने योग्य थे, हर कोई उनका सम्मान करता था, विपक्ष के लोग हो या सत्ता पक्ष के लोग, हर कोई। नीतीश जी इतने दिमागी हैं, नीतीश जी को लेकर सब कहता नीतीश सबके हैं, योग्यता की वजह से। नीतीश जी का 10% दिमाग काम करते रहे ना, बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, जमीनी स्तर के नेता है महाराज, ठीक है, जमीनी स्तर के नेता है नीतीश जी। लालू जी जो निर्णय लेंगे, नीतीश जी जो निर्णय लेंगे, उसका बेटा निर्णय लेगा। क्या बात करते हैं? कभी नहीं ले सकता है, कभी नहीं ले सकता है, क्योंकि उसका बेटा संघर्ष नहीं किया, उसका बेटा सोना का चम्मच लेकर के पैदा हुआ है। जो संघर्ष करता है ना, संघर्ष। अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन नहीं बन सका, सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर नहीं बन सका, सुनील गावस्कर का बेटा सुनील गावस्कर नहीं बन सका, क्योंकि उसने संघर्ष ही नहीं किया। संघर्ष, संघर्ष बहुत बड़ा चीज है बाबू। जो संघर्ष करेगा, जो तपेगा, वही बनेगा। जो सोना जितना तपता है, वही सोना उतना चमकता है। आंसर, जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, जजिया एक कर था, एक प्रकार का धार्मिक कर था। जजिया एक धार्मिक कर था जो मुस्लिम काल में मुस्लिम शासकों के द्वारा गैर मुसलमानों से लिया जाता था, यानी जो मुसलमान नहीं था उससे लिया जाता था। जजिया एक धार्मिक कर था जो मुस्लिम शासकों द्वारा गैर मुसलमानों से लिया जाता था। अकबर, मुगल बादशाह अकबर का संबंध जब राजपूत शासकों के साथ बना, तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। और अकबर ने जिस जजिया कर को समाप्त किया, उस जजिया कर को आगे चल करके मुगल बादशाह औरंगजेब ने फिर से लागू किया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो औरंगजेब। निम्न में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम। ये ईरान का रहने वाला था, ईरान का रहने वाला था। ये ईरान से भारत आया और भारत इसको अच्छा लगा, भारत में ही बस गया। और ये गद शैली और पद शैली दोनों का जानकार था। किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, शिवाजी, शिवाजी महाराज, जिन्हें मराठा साम्राज्य के कर्ता धर्ता तथा संस्थापक के तौर पर याद किया जाता है, शिवाजी महाराज से औरंगजेब भी काफी परेशान था। शिवाजी महाराज जो
धीरे धीरे मराठा साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, उस शिवाजी महाराज की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाने के लिए औरंगजेब ने अपने विश्वसनीय और आमेर के राजा जय सिंह को औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजा। जयसिंह शिवाजी के साम्राज्य को चारों तरफ से घेर लिया और शिवाजी को जयसिंह संधि करने को मजबूर किया, और फिर शिवाजी और जयसिंह के बीच 1665 में पुरंदर की संधि हुई, जिस पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी के पास टोटल 35 किला थे। 35 किला में से 23 किला शिवाजी ने औरंगजेब को दे दिया। मूलतः पुरंदर की संधि जो 1665 में हुई है, यह संधि औरंगजेब और शिवाजी महाराज के बीच हुआ है। लेकिन इस संधि पर औरंगजेब की तरफ से हस्ताक्षर जयसिंह ने किया था, और इस संधि के तहत तो शिवाजी महाराज 35 में से 23 किला दे ही दिए। साथ ही साथ शिवाजी महाराज यह भी कहे कि हम औरंगजेब से मिलने जाएंगे उनके दरबार में, और शिवाजी महाराज इस संधि के तहत मिलने गए भी औरंगजेब के दरबार में। लेकिन एक राजा को जो सम्मान मिलना चाहिए वो शिवाजी महाराज को नहीं मिला, जिस वजह से शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के दरबार में ही औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और फिर शिवाजी महाराज को कैद करके आगरा के जयपुर भवन में रख दिया गया। लेकिन शिवाजी महाराज अपनी दूरदर्शिता का प्रयोग करते हुए आगरा के जयपुर भवन से भाग निकले और फिर से अपने सभी किला को जीत लिया। इससे प्रसन्न होकर के औरंगजेब ने कहा, ना अब तो राजा आदमी है, और औरंगजेब ने ही शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि दिया और एक वास्तविक राजा माना। समझ गए? आंसर 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ क्या थे? मतलब देखिए बाबू, प्रश्न ये कह रहा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी व्यापार करने के लिए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार कर रही थी, तो अंग्रेज लोग भारत से कुछ वस्तु ब्रिटेन ले जाता था या यूरोप ले जाता था। तो अंग्रेज भारत से चाय, कॉफी, अफीम, कपास, रेशम, सोडा, ये सब चीज ले जाता था। लेकिन बात करें 18वीं सदी और बंगाल की, तो 18वीं सदी में बंगाल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिस वस्तु को ब्रिटेन के लिए या यूरोप के लिए भारत से निर्यात करता था, वो वस्तु था कपास, वो वस्तु था रेशम, वो वस्तु था सोडा, और वो वस्तु था अफीम। और उस समय के बंगाल में बिहार भी था, और ब्रिटिश काल में बिहार अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक हुआ करता था। ब्रिटिश काल में बिहार अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अफीम नशीला पदार्थ होता है, अफीम। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो डी होगा। रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? देखिए, रजनी पामदत्त का जहां तक सवाल है, शुरुआती दिनों में रजनी पामदत्त कांग्रेस का विरोध करते थे। कांग्रेस का जो वार्षिक सम्मेलन होता था, कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन प्रत्येक वर्ष होता था, और वह सम्मेलन 3 दिनों तक चलता था। कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन को रजनी पामदत्त ने ही 3 दिन का तमाशा कहा है। क्या यह बात सही है? नहीं ना? हाँ, ठीक है, गलत है। कांग्रेस को लेकर के कांग्रेस की आलोचना हुई है। आप ही मत समझिएगा कि कांग्रेस हो, गांधी जी हो, अंबेडकर साहब हो, भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल, कोई भी नाम ले ली, सबका विरोध हुआ है, सबका विरोध हुआ है।
आप आज ना उनकी अच्छाई को पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध का स्माइलिंग फेस आप देखते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध के पूरे जीवन काल को पढ़ेंगे, बहुत कष्ट दिया इस समाज के लोगों ने। समझ गए? समाज को लेकर के मेरा क्या अवधारणा है जानते हैं? नहीं बोलेंगे, थोड़ा विवादित हो जाता है, समझे, थोड़ा विवादित हो जाता है ना, यूट्यूब पे वीडियो जाता, नहीं बोलेंगे, बोल देते हैं, क्या दिक्कत? समाज के लोग बड़ी दोगले चरित्र के होते हैं। जो समाज आपकी असफलता पर कहेगा निकम्मा है, नालायक है, वही समाज आपकी सफलता पर कहेगा हम जानते थे ही करेगा। तो इसको क्या कहा जाए? हाँ, तो कभी समाज के चक्कर में मत पड़िए, हमेशा अपने चक्कर में लगे रहिए। हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे सफल होंगे, हमेशा इस बारे में सोचिए। तो कांग्रेस की आलोचना महात्मा गांधी ने भी किया है, अश्विनी कुमार दत्त ने किया है, उन्होंने ही कहा है कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। अरविंद घोष ने किया है, लाला लाजपत राय ने किया है, बाल गंगाधर तिलक ने किया है। उसी कड़ी में रजनी पामदत्त ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचना किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो क्रियाकलाप था अनूने बीने वाला था। मतलब कांग्रेस के लोग कहते थे हम अंग्रेज से लड़ रहे हैं, कांग्रेस के लोग कहते थे हम अंग्रेज से लड़ रहे हैं, और बात मनमाता था, मानना चाहिए, ये अधिकार देना दीजिए। तो कांग्रेस के इसी क्रियाकलाप पर, कांग्रेस के इसी क्रियाकलाप की आलोचना करते हुए रजनी पामदत्त ने कांग्रेस को लेकर यह कहा है, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे, मतलब वे अंग्रेजों से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, और सहयोग भी करते थे। कांग्रेस को लेकर यह कहा है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? राजकुमार, जानते हैं, राजकुमार शुक्ल। गांधी जी से पहले और भी कांग्रेस के नेताओं को चंपारण आने का निमंत्रण दिए थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लेकिन ये सब लोग नहीं आए, नहीं आए ये सब लोग। इन लोगों को लगता था है छोटा मोटा मुद्दा है, हम देखेंगे छोटा मोटा मुद्दा। लेकिन गांधी जी का खासियत ये था, छोटा मुद्दा को उठाकर, छोटा मुद्दा को उठाकर उसे राष्ट्रीय पहचान देते थे गांधी जी। गांधी जी के पास जब राजकुमार शुक्ल गए तो राजकुमार शुक्ल बोले कि चलिए चंपारण, हम लोगों को अधिकार दिलवाइए। तो गांधी जी आश्वासन दिए, हाँ हम चलेंगे। तो राजकुमार शुक्ल बोल भी दिए, ऐसा आश्वासन तो और भी लोगों से मिला है। लेकिन अन्य कांग्रेसी और गांधी जी में अंतर यही था, जो बोलते थे वो करते थे। और गांधी जी बड़ी ईमानदार छवि के थे बाबू। गांधी जी से किसी की तुलना नहीं होनी चाहिए, और आज के इस 21वीं सदी के स्वार्थी लोगों से तो होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि गांधी जी के जो आंदोलन करने का तरीका था वो अजूबा था। गांधी जी आंदोलन करते थे, सत्याग्रह करते थे, उस सत्याग्रह में लोगों की भागीदारी बनी रहे, लोग जुड़े रहे इसको लेकर। जिसके लिए सत्याग्रह करते थे उसको कहते थे हम तो फकीर आदमी, आंदोलन में पैसा लगेगा, खर्च होगा, देना आप ही लोग को पड़ेगा। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी किए, किसानों के लिए किए, किसानों को कहे सब 25-25 पैसा दीजिए, 25 पैसा, 1 रुपया का चौथा भाग, सब किसान दिया। सत्याग्रह हुआ, सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह। जितना पैसा खर्च हुआ गांधी जी पूरा हिसाब दिए, यहां ये खर्च हुआ, वहां वो खर्च हुआ, वहां वो खर्च हुआ, और जो बचा वो सब किसान को वापस कर दिए। ये आपका पैसा है, आप ले लीजिए। बचा था कुछ पैसा, जिसके हिस्सा में जितना आया वापस कर दिए गांधी जी। ऐसा नहीं कि हम सत्याग्रह सफल करवा दिया, अभी तो पैसा हमर हो गया।
ऐसा नहीं थे हमारे गांधी जी। आजकल के लोग तो चाहते हैं कि हम गांधी कहलवाएं, लेकिन गरीब गुरबा बच्चा जो 10 रुपया 5 रुपया दान करता है उसका भी गमन कर देता है। अब क्या कहिएगा, समझे। निम्नलिखित में से आजाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमा का सामना नहीं किया? गुरुदयाल सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह, शाहनवाज खान। देखिए बाबू, नहीं किया। देखिए क्या हुआ था जानते हैं? आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज के पहले डिवीजन का गठन कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था वर्ष 1942 में। आजाद हिंद फौज के पहले डिवीजन का गठन वर्ष 1942 ईस्वी में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन आगे चलकर 1943 ईस्वी में जब आजाद हिंद फौज से सुभाष चंद्र बोस जुड़े तो आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन हुआ। लेकिन जब आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन हुआ ना, तो कैप्टन मोहन सिंह आजाद हिंद फौज से अपना रिश्ता तोड़ लिए, अपना रिश्ता तोड़ लिए कैप्टन मोहन सिंह। बाद में जाकर कैप्टन मोहन सिंह कांग्रेस के सदस्य बने, राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह आजाद हिंद फौज के 1943 ईस्वी में पुनर्गठन के बाद जो है आजाद हिंद फौज से नाता रिश्ता तोड़ लिए। उसके बाद ही आजाद हिंद फौज के सैनिक जापान की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, और आजाद हिंद फौज के सैनिक जापान के तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। लेकिन 1945 में जब अमेरिका ने जापान पर बम गिराया, परमाणु बम गिराया 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, लिटिल बॉय और फैटमैन, नागासाकी और हिरोशिमा पर, जापान बर्बाद हो गया। फिर आजाद हिंद फौज के सैनिकों को अंग्रेजी सरकार ने अपने कब्जा में लिया, अपने गिरफ्त में लिया, और आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर 1945 में लाल किला में मुकदमा चलाया, जिस मुकदमा में मुख्य अभियुक्त हुआ करते थे गुरुदयाल सिंह, प्रेम सहगल, शाहनवाज खान। लेकिन उस लाल किला मुकदमा की पैरवी भूला भाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू जैसे वकीलों ने किया। और उस समय देश की जो परिस्थिति बनी थी, देश के लोगों ने लाल किला को घेर लिया और नारा दिया, लाल किला तोड़ दो, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ दो। मतलब माहौल ऐसा बना कि उस समय के वायसराय लॉर्ड वेवेल अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए माफ कर दिया। लेकिन आजाद हिंद फौज से जुड़े अधिकारियों में से जिन पर लाल किला का मुकदमा नहीं चलाया गया था, वे थे कैप्टन मोहन सिंह। वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था लॉयड जॉर्ज, लॉयड जॉर्ज। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है? सौरमंडल के 8 ग्रहों में अगर देखा जाए, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह अपना पृथ्वी, और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। शनि लाल ग्रह किसे कहते हैं? फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह? भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भगिनी, अद्भुत ग्रह, नीला ग्रह, एकमात्र ग्रह जिस पर मानव है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी की आयु निकालने में यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और इस पद्धति के तहत जो पृथ्वी का आयु निकाला गया है, पृथ्वी का आयु है
4.5 अरब वर्ष। यूरेनियम डेटिंग पद्धति के तहत जो पृथ्वी का आयु निकाला गया है, पृथ्वी का आयु 4.5 अरब वर्ष। 4.5 अरब वर्ष। निम्नलिखित देशों में से कौन सा भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आसपास जो देश है या जो देश या जिस देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, वहां भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जो देश भूमध्य रेखा के आसपास नहीं है, जिस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, वहां पर भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं पाई जाती है। अब जहां तक भूमध्य रेखा का सवाल है, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा का सवाल है, यह अक्षांश रेखा इक्वेडोर, ब्राजील, कोलंबिया, गैबोन, युगांडा, कांगो गंडाज, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती, साओ टोम, नौरू, इन सभी देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। इन देशों में भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। या जो देश भूमध्य रेखा के आसपास भी है, वहां पर भी भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। जो देश भूमध्य रेखा के बहुत दूर है, वहां पर भूमध्य रेखीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, कांगो एकदम यहां पाई जाती है, गैबोन यहां भी पाई जाते हैं, यहां भी पाई जाती है, इथियोपिया में नहीं पाई जाती है। इथियोपिया का जहां तक सवाल है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है इथियोपिया, यहां इथियोपिया। दूसरी बात, भूमध्य रेखा के उत्तर में है अपना देश भारत। अपना देश भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, और जिस प्रकार अपने देश भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, उसी प्रकार से अफ्रीकी महादेश के देश इथियोपिया में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु ही पाई जाती है। यानी भारत में जलवायु की जो स्थिति है, लगभग वैसी ही स्थिति इथियोपिया में भी है। भारत में मानसून की जो स्थिति है, लगभग वैसी स्थिति इथियोपिया में भी है। तो आंसर इथियोपिया। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर का धारा नहीं है? देखिए, यह हिंद महासागर है। प्रशांत महासागर हो, अटलांटिक महासागर हो या हिंद महासागर हो, तीनों महासागरों से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। और विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भाग उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। विषुवत रेखा के आसपास जो उत्तरी गोलार्ध में जलधारा चलती है, उसे उत्तरी विषुवतीय धारा कहते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, उसे दक्षिणी विषुवतीय धारा कहते हैं, या दक्षिणी विषुवतीय धारा है। दक्षिणी विषुवतीय धारा पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, आगे आकर के अफ्रीका से टकराती है, फिर दक्षिण की ओर बहने लगती है, फिर मेडागास्कर के समीप आकर दक्षिणी विषुवतीय धारा 2 भागों में बट जाती है। एक धारा मेडागास्कर के पूर्वी भाग में बहती है, जिसे मेडागास्कर की धारा कहते हैं, और एक धारा मेडागास्कर के पश्चिमी भाग में बहती है, जिसे मोजाम्बिक की धारा कहते हैं। मोजाम्बिक की धारा कहते हैं। फिर दोनों जलधारा मेडागास्कर के दक्षिणी भाग में आपस में मिल जाती है, इसको अगुलहास की धारा कहते हैं। अगुलहास की धारा कहते हैं। और जो जलधारा विषुवत रेखा के आसपास चलती है, वो गर्म जलधारा, जो ध्रुव के आसपास चलती है, ठंडी जलधारा। तो विषुवत रेखा के आसपास ये दक्षिणी विषुवतीय जलधारा बहती है, गर्म जलधारा है, और इसी से अलग होती है मेडागास्कर, मोजाम्बिक, और फिर यही दोनों मिलती है तो अगुलहास बनती है। तो ये सभी के सभी हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। तो मोजाम्बिक हो, मेडागास्कर हो,
अगुलहास हो, दक्षिणी विश्वतीय धारा हो, ये सभी हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। लेकिन अगर बेंगुला धारा की अगर हम बात करें तो जो बेंगुला धारा है यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ये साउथ अटलांटिक महासागर है, इस क्षेत्र में बहने वाली बेंगुला धारा एक प्रकार की ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। आंसर बेंगुला धारा। निम्नलिखित देशों में से किस एक को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय कनाडा को जाता है। किसे जाता है? कनाडा। यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? कनाडा। निम्न में से कौन सा देश जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है? जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक राष्ट्र है इंडोनेशिया। फिर दूसरा स्थान पर है पाकिस्तान, तीसरा स्थान पर है भारत, चौथा स्थान पर है बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? लुडविंग्स नहर। लुडविंग्स नहर दक्षिणी जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य अगर देखा जाए तो रामेश्वरम द्वीप है, रामेश्वरम द्वीप है, रामेश्वरम द्वीप है। एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र में है। निकोबार द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सालसेट द्वीप महाराष्ट्र में है। सालसेट द्वीप पर ही मुंबई शहर बसा हुआ है, मुंबई शहर बसा हुआ है। और सालसेट द्वीप विश्व का सबसे अधिक मानव आबादी वाला द्वीप है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? कश्मीर में पहलगाम का जहां तक सवाल है, पहलगाम लिद्दर नदी के तट पर बसा हुआ है। और लिद्दर जो है झेलम की सहायक नदी है। लिद्दर कहां की सहायक नदी है? झेलम। लिद्दर झेलम की सहायक नदी है। पहलगाम आप सब लोग जानते हैं, पहलगाम के अनंतनाग जिले में जो कुकृत आतंकवादियों ने किया है वो कहीं से भी उचित नहीं है। इसको लेकर निश्चित तौर पर भारत सरकार को एक सख्त कदम उठाना चाहिए। क्योंकि देखिए, वार हुआ है पेट पे। कश्मीर की अर्थव्यवस्था हद तक पर्यटन पर निर्भर करता है और पर्यटक को गोली मारा है। पता है आपको, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त होने से पहले बहुत कम पर्यटक जम्मू कश्मीर जाते थे। लेकिन संभवतः 2023-24 का डाटा है, 2.5 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर गया। पहले लाख में जाता था, अब करोड़ में पर्यटक जम्मू कश्मीर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हुआ है उचित तो नहीं ही है। लेकिन अब जो हम लोग एक सामान्य लोग सोचते हैं न आक्रमण कर देना चाहिए, यह भी उचित नहीं है। लेकिन हां, ये नाकामी है कि अभी इतने दिन हो गए हैं, 22 अप्रैल को घटना हुआ है और अभी तक मुजरिम पकड़ाया नहीं। समझे? तो ये ठीक नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष है? मतलब सागौन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? सागौन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? सागौन, शीशम, चंदन, ताल, सागवान, ये सभी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति के वृक्ष हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति भारत तथा विश्व का वैसा भूभाग जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होता है, वहां जो वनस्पति पाई जाती है उसी को उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति के अंतर्गत सागौन, शीशम, चंदन, साल, सागमान इत्यादि आते हैं। इस प्रकार के वन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पाई जाती है। चंबल घाटी के खोह
खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपर्दन है? देखिए, मृदा अपर्दन से सवाल है। सबसे पहली बात, मृदा अपर्दन कहते किसे हैं? मृदा अपर्दन कहते किसे हैं उससे पहले, जैसे मानव शरीर में त्वचा है, त्वचा के कई परत होते हैं, वैसे मृदा के कई परत होते हैं। जैसे मानव शरीर में त्वचा के ऊपरी परत पर ही बाल लगा हुआ है, वैसे मृदा के ऊपरी परत पर ही फसल लगता है, पौधा लगता है, वृक्ष लगता है। लेकिन 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 अगर मृदा के ऊपरी परत पर फसल लगता है, उसी परत का क्षय हो जाए, क्षरण हो जाए, विनाश हो जाए, तो मृदा के ऊपरी परत का क्षरण या विनाश, मृदा के ऊपरी परत का क्षरण या विनाश ही मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा के ऊपरी परत का क्षरण या विनाश ही मृदा अपर्दन कहलाता है। और मृदा अपर्दन कई चरणों में होते हैं। उसका पहला चरण है बूंद अपर्दन, दूसरा चरण है परत अपर्दन, तीसरा चरण है रील अपर्दन, चौथा चरण है अवनालिका अपर्दन और पांचवा और अंतिम चरण है धारा चैनल अपर्दन। इन चरणों में जो अवनालिका अपर्दन है, अवनालिका अपर्दन का ही परिणाम है कि चंबल घाटी में गहरा गहरा गड्ढा, गहरा गहरा खाई देखने को मिलता है, गहरा खाई देखने को मिलता है, गहरा खाई देखने को मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवनालिका अपर्दन। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। कहवा यानी कॉफी, जानते हैं? चाय और कॉफी भारत में उत्पादित करना शुरू अंग्रेजे किया था। चाय और कॉफी भारत में उत्पादित करना शुरू अंग्रेज किया था। कौन किया था? अंग्रेज। अंग्रेज किया था, अंग्रेज। अंग्रेज किया था, अंग्रेज किया था, अंग्रेज किया था। तो जहां तक चाय का सवाल है, चाय अंग्रेजों ने सर्वप्रथम दार्जिलिंग पहाड़ी में उगाना शुरू किया था, और कॉफी कर्नाटक के बाबा बुदन पहाड़ी में, और जनपद के संदर्भ में अगर देखा जाए तो चिकमंगलूर जनपद में, जो कि कर्नाटक में है। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में बॉक्साइट, डोलोमाइट, लोहायस्क, टीन सब मिलता है, सब मिलता है, सब। यही सब तो खनिज संपदा से संपन्न राज्य है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन्हीं राज्यों में तो खनिज संपदा है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है, सीप। बिट्टू झा सर से समझिएगा, अभी है नहीं हूं, आएंगे आएंगे आएंगे, जल्दी आएंगे। अगले वीक से आपको ज्वाइन करेंगे, अगले वीक से। कभी कभी समाचारों में आने वाली माधव गौडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है। माधव गौडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति का संबंध किससे है? पश्चिमी घाट जैव विविधता संरक्षण से है। पश्चिमी घाट जैव विविधता संरक्षण से है। देखिए, भारत में जैव विविधता के दृष्टिकोण से सबसे तप्त स्थल माना जाता है पश्चिमी घाट। सबसे तप्त स्थल माना जाता है पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट जैव विविधता के दृष्टिकोण से सबसे तप्त स्थल इसलिए है क्योंकि वहां पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। और सीधा कंसेप्ट है, जहां वर्षा अधिक वहां जैव विविधता ज्यादा, वहां जीव जंतु पेड़ पौधा ज्यादा प्रजाति का पाया जाता है। और जैव विविधता पर्यावरणीय संतुलन के लिए जरूरी है। जैसे मानव के लिए पानी जरूरी है शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, सब चीज जरूरी है। उसी प्रकार पश्चिमी घाट में जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए पश्चिमी घाट में जैव विविधता में वृद्धि हो, यह जरूरी है।
पश्चिमी घाट के संरक्षण को लेकर के रिपोर्ट गॉडगिल समिति और कस्तूरीरंगन समिति ने दिया है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक तो जहां तक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का सवाल है, अगर ऐसे कहा जाए किस अधिनियम में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। शुरू में संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय, लेकिन वर्तमान में तो ज्यादा है। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की संकल्पना भारत शासन अधिनियम 1935 में ही हुई थी। लेकिन अगर सिर्फ समवर्ती सूची के संदर्भ में हो और देश अंश टिक करना हो तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और यही प्रश्न अगर ऐसे रहता संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया, तब उत्तर हो जाता भारत शासन अधिनियम 1935। और ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ समवर्ती सूची के प्रावधान ही नहीं बल्कि प्रस्तावना की भाषा, संयुक्त अधिवेशन संबंधी प्रावधान, ये सब भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। भारत के संविधान में अलग अलग प्रावधान अलग अलग देश से लिए गए हैं। यही तो रीजन है कि भारत के संविधान को उधारों का संविधान कहा जाता है। यूएसएसआर के संविधान यानी रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार, जनहित याचिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग सब लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। लोक कल्याण उद्देशिका में नहीं है। उसके अलावे संप्रभुत्व संपन्न शब्द हो, समाजवादी शब्द हो, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द हो, लोकतंत्र हो, गणराज्य हो, स्वतंत्रता हो, समानता हो, बंधुत्व हो, ये सब शब्द प्रस्तावना में है। लेकिन लोक कल्याण की अगर बात की जाए तो लोक कल्याण शब्द नहीं है प्रस्तावना में। देखिए ना, प्रस्तावना यहां पर है, पढ़िए, कहीं पर लोक कल्याण नजर आता है? पढ़िए एक बार प्रस्तावना है, मेरे साथ पढ़िए। पहले हम पढ़ेंगे तब ना हम पढ़िए। अगर आप संविधान को मानते हैं, किसी भी काम को शुरू करते हैं तो प्रस्तावना पढ़ के जो है आप काम की शुरुआत कर सकते हैं। विशेष तौर पर अगर आंदोलन सत्याग्रह कर रहे हैं तो प्रस्तावना से अपने आंदोलन या सत्याग्रह की शुरुआत कीजिए। जेएनयू वाले क्या करते हैं, यहीं से अपने आंदोलन की शुरुआत करते हैं, प्रस्तावना से। सब आंदोलन ने कभी कभार। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते। कहीं लोक कल्याण शब्द नजर आए? नहीं ना मिला, मिलबो नहीं करेगा। निम्नलिखित में से किस आधार पर भारत के नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता, नहीं। आप अनुच्छेद 19 को पढ़िए। अनुच्छेद 19 आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अगर आप भाषण देते हैं, बोलते हैं, अपना विचार व्यक्त करते हैं, उससे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता प्रभावित नहीं होता है, तो आपके विचार एवं अभिव्यक्ति के अधिकार पर कोई रोक नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर आप भाषण देते हैं, अपना विचार रखते हैं, उससे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, लोक स्वास्थ्य ये सब प्रभावित होता है, उस कंडीशन में आपके विचार एवं अभिव्यक्ति के अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी की आलोचना करते हैं, मतलब जैसे हम मोदी जी की आलोचना कर दिए, केंद्र की मोदी सरकार की आलोचना कर दिए और हमारे बोलने के अधिकार पर रोक लगा दिए, तो ये उचित तरीका नहीं है। हम सही ही बोल रहे हैं, हम आलोचना कर रहे हैं उनके कार्यों का, और मेरा मुंह बंद कर दे
तो ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। समझ गए? कुछ समझे हैं? समझे हैं तो उत्तर बताइए। 1 2 3 4 क्या नहीं है? समझ में नहीं आया। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है? आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 को पढ़िए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 कहता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो या राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो, उसको लेकर निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करते हैं अगर अनुच्छेद 103 के तहत, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति किससे राय मशवरा करेंगे? एक बार फिर से सुनिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करते हैं, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति राय किससे लेंगे? तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति राय लेते हैं निर्वाचन आयोग से। किससे राय लेते हैं? निर्वाचन आयोग से। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? यानी व्यय, खर्च, यानी भारत सरकार का जो खर्च होना है उसका अनुमान भारत सरकार किस रूप में संसद के समक्ष रखता है? व्यय का अनुमान भारत सरकार अनुदान की मांग के तौर पर संसद के समक्ष रखता है, और अनुदान की मांग की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 में है। अनुच्छेद 113 में है। अनुच्छेद 113 में है। अनुदान की मांग किताबी भाषा में है, इसको आप समझिए। अनुदान की मांग का मतलब क्या? जैसे आप अपने घर से बाहर रह रहे हैं, पटना रह रहे हैं, आपको मंथली कुछ ना कुछ खर्च होता है, एकदम होता है। हवा पी के रहते हैं क्या है? तो बोलिए ना, कम से कम मंथली नहीं खर्च होता है? होता होगा। आपका जो मंथली खर्च है वो खर्च आप अपने गार्जियन के समक्ष रखते हैं। वैसे ही भारत सरकार का कुछ खर्च होता है। भारत सरकार अपना खर्च जो संसद के समक्ष रखता है वो अनुदान की मांग के तौर पर अनुच्छेद 113 के तहत रखते हैं। वही चीज है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी है सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की बनी। और स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी है, यह भी उत्तर प्रदेश की ही बनी है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, बहुत अच्छी महिला थी। विजया लक्ष्मी पंडित, पंडित नेहरू की बहन थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ब्रिटेन में राजदूत के तौर पर काम किया, ब्रिटेन में भारत के राजदूत के तौर पर काम की है विजया लक्ष्मी पंडित। और जब ब्रिटेन में राजदूत के तौर पर काम कर रही थी विजया लक्ष्मी पंडित, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे ब्रिटेन। तो वही विजया लक्ष्मी पंडित ही राजदूत थी, वो आई थी, भाई बहन का रिश्ता था, तो वो पंडित नेहरू से लिपट गई। उस फोटो को बीजेपी आईटी सेल के लोग इस रूप में प्रचारित करते हैं कि देखिए पंडित नेहरू लंदन जाके क्या करते थे। मतलब बीजेपी आईटी सेल के लोग देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिए हैं, भाई बहन के रिश्ता तक को तार तार कर दिया है बीजेपी आईटी सेल के लोग। बच के रहिए, आईटी सेल से बच के रहिए। आईटी सेल से बच के नहीं रहिएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, समझे। आईटी सेल के चक्कर में अपनों बाप को लोग बाप नहीं कहता, दूसरे ये को बाप कहने लगता है, दूसरे ये को भगवान कहने लगता है। तो आईटी सेल से बच के रहना है, समझे। बाप एक हो सकता है, भगवान एक हो सकता है जो आपको पैदा किया है, और भगवान भी वही है आपका। और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला महासचिव भी विजया लक्ष्मी पंडित ही बनी है। आप सोच करके देखिए
कितनी विदुषी महिला थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे अपना महासचिव बनाया 1953 में, समझे। लेकिन थी बड़ी कड़क मिजाजी, बहुत कड़क मिजाजी की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा काया की अध्यक्ष यदि विधानसभा काया की सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा या देगी। हाँ, विधानसभा का अध्यक्ष के पद पर तब तक ही कोई व्यक्ति है जब तक कि वो विधानसभा के सदस्य हैं। जिस रोज वो विधानसभा का सदस्य नहीं रह गया उस रोज से वो विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी नहीं रह सकता है। सही है ये बात। जब किसी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। नहीं, विधानसभा के अध्यक्ष पद अध्यक्ष तब तक बने रहेंगे जब तक कि नई विधानसभा का चुनाव होकर के उसकी पहली बैठक ना हो जाए। उसकी पहली बैठक के पहले तक अध्यक्ष पद पर रहेंगे। कौन सही है? केवल एक। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध है संज्ञेय और संक्षिप्त विचारणीय। निम्नलिखित में से कौन एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? पीवीएन राव समिति। पीवी नरसिम्हा राव का नाम है ये, जो कि देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं, दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति है। इसके अलावा इन तीनों समितियों का संबंध पंचायती राज संस्था से है, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 और एल एम सिंघवी समिति का गठन 1986। संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया? नगर पालिका समिति, वार्ड समिति, महानगर आयोजन समिति, जिला आयोजन समिति। बी होना चाहिए। 1, 2, 3 और 4। दल बदल विरोधी विधि को, दल बदल अधिनियम को किस राज्य में वर्ष 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था? ऐसे तो दल बदल अधिनियम 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल अधिनियम 52वां संविधान संशोधन 1985 में लागू हुआ है, लेकिन 1979 ईस्वी में ही जम्मू कश्मीर राज्य में लागू कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? वाई.बी. रेड्डी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 71वां संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की धारा 377। धन्यवाद सभी लोगों का। मिलते हैं सोमवार को। ठीक है, धन्यवाद।